सबको लगता था कि वो बस एक आम स्टूडेंट है, लेकिन असल में वो सबसे ताकतवर हीरो है जिसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया था। इंसानों और डीमंस के बीच का युद्ध तब खत्म हुआ जब महान हीरो ब्लेड ने डीमन किंग से लड़ाई की। डीमन किंग ने कहा था कि अगर हीरो हार गया तो पूरी मानव जाति तबाह हो जाएगी। उन्होंने आसमान से एक बड़ा सा मीटियोराइट गिराया, लेकिन हीरो ने सिर्फ एक छोटी सी पत्थर से उसे तबाह कर दिया जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज थी। फिर वो दोनों अपने फुल पावर में लड़ने का फैसला करते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। उनकी टक्कर ने पूरा बैटलफील्ड तबाह कर दिया। दोनों बराबर ताकत के थे, आखिरी पल तक कोई नहीं जीत सका। आखिर में दोनों ने अपने तलवारों को एक दूसरे के दिल में घुसा दिया और गिर गए। वो दोनों मौत के करीब थे, लेकिन ब्लेड खुश था कि उसने इस बैटल को खत्म कर दिया। किस्मत से हीरो की बॉडी पुराने नोकिया फोन जैसी थी, एकदम तोड़ने से भी ना टूटने वाला, इसीलिए वो जिंदा बच गया, चाहे उसके दिल के पार तलवार चली गई हो। उसे थोड़ा वक्त लगा रिकवर करने में, लेकिन कुछ महीने बाद वो अपने देश वापस लौट आया। इस बार एक नॉर्मल लड़की की तरह जो एक स्कूल ज्वाइन करता है जो टैलेंटेड हीरो कैंडिडेट्स के लिए है। अब उसका सिर्फ एक ही गोल है, 100 दोस्त बनाना। इसीलिए वो बड़ी खुशी खुशी सबको रास्ते में ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उसके दोस्त बनेंगे। स्टूडेंट्स को लगता है कि वो थोड़ा अजीब है, लेकिन एक अच्छी तरीके से, इसीलिए वो उसकी दोस्ती मान जाता है। ब्लेड बहुत खुश होता है, लेकिन तभी हीरो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट अर्नेस्ट फ्लेमिंग वहाँ आते हैं और कॉरिडोर में शोर मचाने के लिए उसे लेक्चर देने लगते हैं। जब ब्लेड अपने आप को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है तो अर्नेस्ट को शक होता है, लेकिन ब्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कैजुअली उसे कहता है कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले चले। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ प्रिंसिपल नहीं बल्कि उनके देश का राजा खुद बैठा होता है। अर्नेस्ट तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं राजा को ग्रीट करने के लिए, लेकिन ब्लेड बिना झिझक के सीधा राजा के पास चला जाता है जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। राजा अर्नेस्ट से कहता है कि इतना फॉर्मल ना हो और उसे बताता है कि आज से वो हीरो एकेडमी का नया प्रिंसिपल होगा। ये सुनकर अर्नेस्ट बहुत खुश होते हैं और एक लंबा सा स्पीच दे देते हैं कि वो कितने ग्रेटफुल है राजा के यहाँ आने से। लेकिन राजा उससे कहता है कि वो अब जा सकते हैं क्योंकि उसे इस ब्लैक एंड व्हाइट बालों वाले लड़के यानी ब्लेड से बात करनी है। ब्लेड राजा से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो राजा बताता है कि वो चाहता है कि ब्लेड अपने हीरो वाली पावर्स दोबारा हासिल करे। ब्लेड मना कर देता है क्योंकि वो हीरो वाली जिंदगी से थक चुका है, लेकिन राजा जिद करता है। वो कहता है कि हीरो एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके लिए ट्रेनिंग का काम करेंगे। उसे पता है कि ब्लेड और डीमन किंग के फाइनल बैटल में दोनों की पावर्स खत्म हो गई थी, लेकिन वो उम्मीद रखता है कि सही ट्रेनिंग से ब्लेड अपने ग्रेट हीरो की पावर को फिर से जगा सकता है। राजा ब्लेड को कोई चॉइस नहीं देता। बाद में ब्लेड प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास में जाता है। वो अर्नेस्ट के पास जाता है जो उसे कहते हैं कि ये एडवांस क्लास है और उसे पहले बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ब्लेड उसे दिखाता है कि उसने पहले ही बेसिक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसे देखकर अर्नेस्ट को यकीन नहीं होता। फिर ब्लेड उन जोकर जैसे दिखने वाले स्टूडेंट्स के पास जाता है और उनसे कहता है मेरे दोस्त बन जाओ, जबकि अर्नेस्ट पीछे से चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं ओए वापस आ इधर। वो पलट कर अर्नेस्ट के चेहरे पर हाथ रखता है जिससे अर्नेस्ट का चेहरा उसके लाल बालों जैसा लाल हो जाता है। वो तुरंत उस पर अपनी तलवार से अटैक करते हैं, लेकिन ब्लेड उसके पावरफुल स्लैश को आसानी से डॉज कर लेता है। अर्नेस्ट उसके रिफ्लेक्सेस देखकर हैरान रह जाती है। तभी एक ब्लू बालों वाली लड़की वहाँ आते हैं और उन दोनों को टीचर के पास बुलाते हैं। वो अपना नाम सोफी बताते हैं और अर्नेस्ट और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने कभी भी इस लड़की को बात करते नहीं देखा। अब अर्नेस्ट को ब्लेड पर और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो टीचर से कहते हैं कि उसे ब्लेड को टेस्ट करने दिया जाए। वो पहले ब्लेड को एक प्रैक्टिस डमी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो इसे काट कर दिखाए। ब्लेड कहता है कि ये तो उसके लिए एक छोटी बात है। वो अपने स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और अपना स्पेशल मूव ड्रैगन ईटर से डमी को अटैक करता है। उस अटैक से डमी के साथ साथ पीछे की दीवार भी उड़ जाती है। ब्लेड अपने परफॉर्मेंस से काफी खुश होता है। जैसे उसकी तलवार टूट जाते है, अर्नेस्ट उसके पास आते और पूछते ए भाई तुम हो क्या। वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ब्लेड के अटैक की शॉक वेव्स ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए और आसपास के स्टूडेंट्स भी गिर गए। बाद में जब अर्नेस्ट कैफेटेरिया में लंच कर रही होती है, ब्लेड उसके पास आता है और अपने दोस्तों को भी बुलाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अर्नेस्ट बताते हैं कि सब लोग उसे डरते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों है। ब्लेड तुरंत भूल जाता है कि वो क्या कह रही थी क्योंकि वो खाने में टूट पड़ता है। अर्नेस्ट उसे पहले के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और मानता है कि ब्लेड में टैलेंट है। ब्लेड कहता है कि उसने तो पहले ही सब कुछ भुला दिया था क्योंकि अब वो दोनों दोस्त है। ये सुनकर अर्नेस्ट का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है और वो ब्लश करने लगते हैं। अर्नेस्ट अपने कमरे में भी एक दोस्त होने के बारे में सोचती रहती है, लेकिन तभी उस वक्त उसकी तलवार अचानक से पैरानॉर्मल हरकतें करने लगती है। उसे अपने बचपन का टाइम याद आता है जब उसके परिवार के पास एक डीमन स्वॉर्ड थी जो एक दिन उसके पास आए थे और उसे शक्ति देने का वादा किया था। उसने वो शक्ति ले ली थी, लेकिन उस तलवार के श्राप ने उसे बदल दिया था। तब से तलवार लगातार उसे सब कुछ आग में जलाकर तबाह कर देने के लिए एक्साइटेड करती रहती है, लेकिन अर्नेस्ट सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से उसे दबा लेते हैं। अगली सुबह उसका एक प्रैक्टिस बैटल होता है एक लड़के से जो एक बड़ा सा भाला यूज
यूज करता है। अर्नेस्ट उसे आसानी से हरा देते हैं, लेकिन वो उस फाइट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उसे लगभग मार ही डालते। बैटल के बाद वो किसी और को चैलेंज करते हैं। तब सोफी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अर्नेस्ट को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अर्नेस्ट उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सोफी अपनी जगह मजबूती से बनी रहती है। तब अर्नेस्ट एक फायरबॉल का यूज करते हैं, लेकिन सोफी इसे डॉज कर लेती है और हार मान लेती है। उसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड को चैलेंज करते हैं, जो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि इसे लगता है अर्नेस्ट ऑलरेडी थक चुकी है। अर्नेस्ट कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार उठाते हैं तो उस कर्ज के इफेक्ट फिर से दिखने लगते हैं। ब्लेड उसे पकड़ लेता है जैसे वो बेहोश होने लगते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वह डॉक्टर बताता है कि वो इस कर्ज का इलाज नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अर्नेस्ट होश में आ जाते हैं और जब डॉक्टर उसे कमरे से बाहर जाने से मना करता है तो वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है। ब्लेड वॉलंटियर करता है अर्नेस्ट पर नजर रखने के लिए, इसीलिए डॉक्टर उसे जाने देता है। चाहे अर्नेस्ट ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लेड उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो रात को एक सीक्रेट फैसिलिटी में चला जाता है और सिस्टम हैक करके ये जान लेता है कि अर्नेस्ट के पास एक डीमनिक स्वॉर्ड है जिसका नाम है एस्मोडियस। अगले दिन वो उसे अकेले में बात करने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे उसकी तलवार का राज पता चल गया है। वो कहता है कि उस डीमनिक तलवार की अपनी एक इच्छा शक्ति है और इसी वजह से अर्नेस्ट उसकी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। ब्लेड उसे कहानी पूछता है और अर्नेस्ट बताते हैं कि जब उसने पहली बार उस तलवार को छुआ था तो उसके अंदर सब कुछ बर्बाद कर देने की इच्छा जाग गई थी और तब से वो उन अर्जेस से लड़ रही है। अर्नेस्ट जानती है कि अगर वो तलवार में बसे डीमन को हराकर उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे भरोसा नहीं कि वो जीत पाएगी। ब्लेड कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो डीमन को आजाद भी कर देता है तो वो उसे संभाल लेगा। अर्नेस्ट उस पर भरोसा करते हैं और रात को वो एस्मोडियस नाम के डीमन को, जो तलवार में सील है, समन करते हैं ताकि उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। तलवार आग में लिपट जाते हैं और अर्नेस्ट खुद को डीमन एस्मोडियस के सामने पाते हैं, जो बिना लड़ाई के हारने को तैयार नहीं है। दोनों अपनी फ्लेम्स रिलीज करते हैं और अर्नेस्ट अपनी स्वॉर्ड समन करते हैं। डीमन अपनी चेन्स तोड़ देता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन अर्नेस्ट अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे काउंटर कर लेती है। वो जीत जाती है और आग के टॉर्नेडो के खत्म होने पर वो आसमान से नीचे गिरती है, लेकिन बिना कपड़ों के। ब्लेड उसे पकड़ लेता है और जीत के लिए बधाई देता है। अर्नेस्ट अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं और अगले दिन वो सबसे पहले दूसरे स्टूडेंट्स के पास जाकर उनसे बात करते हैं। बाद में ब्लेड फिर से प्रैक्टिकल क्लास में होता है, जहाँ वो दो जोकरों के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बिना उनकी तरफ देखे उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। अर्नेस्ट उसे कहते हैं कि वो उनका इतना भी अपमान मत करे। ब्लेड उसकी तरफ देखती है और कहता है कि आज वो थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो चेंज उसके नए हेयर स्टाइल की वजह से है। अर्नेस्ट थोड़ी उदास महसूस करते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं और ब्लेड से कहते हैं कि वो सोफी को ट्रेन करने में मदद करे, क्योंकि कोई भी और स्टूडेंट उसके लेवल का नहीं है। वो बताते हैं कि सोफी हमेशा अकेली रहती है और जब तक उसे कुछ बोला नहीं जाता वो कभी कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन जब उसकी पहली मुलाकात ब्लेड से हुई थी तब वो काफी कंफर्टेबल थी। ब्लेड उससे जाकर बात करता है और कहता है कि वो उसके साथ ट्रेन करना चाहता है। सोफी जवाब देती है कि वो सिर्फ अपने हाथों से लड़ती है, क्योंकि उसने कभी किसी वेपन का यूज करना सीखा ही नहीं। ब्लेड कहता है कि वो उसे तलवार चलाना सिखाएगा। सोफी पूछती है कि क्या ये एक ऑर्डर है। ब्लेड कहता है कि नहीं, वो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। ये सुनकर सोफी हल्का सा मुस्कुरा देती है। ब्लेड उसे सिखाता है कि कैसे अपने स्पिरिचुअल पावर को तलवार में डालना होता है। सोफी जल्दी सीख जाते हैं और शाम तक उसने बेसिक्स अच्छे से समझ लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अचानक तलवार ब्लेड की तरफ फेंक देती है और जैसे ही ब्लेड उसे पकड़ता है सोफी उसे पकड़ के जमीन पर गिरा देती है और उसे दबोच लेती है, अपने असली स्किल्स दिखाते हुए। बाद में ब्लेड राजा के पास जाता है, जो खुश होता है ये देखकर कि हमारा अकेला हीरो अब कुछ दोस्तों के साथ है। ब्लेड बताता है कि उसने सोफी से दोस्ती कर ली है। राजा ये रिवील करता है कि सोफी एक आर्टिफिशियल हीरो है, जिसे एक अंडरग्राउंड सोसाइटी ने डेवलप किया था ताकि वो सभी पुराने हीरो से ज्यादा पावरफुल बन सके। वो बताता है कि असली सोफी के कई क्लोन्स बनाए गए थे और जो सोफी अब है वो उनका लेटेस्ट प्रोटोटाइप है। ब्लेड ये सुन के गुस्से से फट जाता है, लेकिन राजा उसे शांत करता है और कहता है कि उसने उस अंडरग्राउंड सोसाइटी को खत्म कर दिया था और सोफी को आजादी दिलाई, लेकिन वो उसके दिमाग को आजाद नहीं कर पाया। ब्लेड को बुरा लगता है कि उसकी दोस्त कभी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, इसीलिए वो कसम खाता है कि वो उसे एक आम इंसान की तरह जीना सिखाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लेड खुद नहीं जानता कि नॉर्मल होना क्या होता है। जवाब ढूंढने के लिए वो अलग अलग लोगों के पास जाता है और समझता है कि नॉर्मल टीनेजर्स अपने दोस्तों के साथ डेट पर जाता है। वो अर्नेस्ट से पूछता है कि लोग डेट पर क्या करते हैं। अर्नेस्ट ब्लश करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ब्लेड उसे ही पूछ रहा है डेट के लिए, लेकिन जैसे ही ब्लेड को जवाब मिलता है वो सीधा लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और सोफी को डेट के लिए बुलाता है। और ये कमाल नहीं होती, फिर भी सोफी
सोफी बिना झिझक के हाँ कह देती है। अगले दिन अर्नेस्ट 2 और लड़कियों के साथ ब्लेड और सोफी के डेट को चुपके से देख रही होती है। अर्नेस्ट को जलन होती है जब वो देखती है कि दोनों हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, नारुतो की तरह दौड़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और बाकी सारे नॉर्मल डेट वाली चीजें कर रहे हैं। रात को दोनों एक फाउंटेन के सामने बैठे होते हैं और सोफी ब्लेड से पूछते कि वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। ब्लेड कहता है क्योंकि हम दोस्त है। सोफी कहती है कि अब वो भी उसे एक सीक्रेट बताना चाहता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो बताती है कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिसे आर्टिफिशियली ग्रेट हीरो की पावर्स दी गई है। ब्लेड कंफ्यूज हो जाता है और तभी सोफी अपनी एनर्जी रिलीज करती है। उसके पास की रेलिंग हिलने लगती है और टाइट होकर उसे ऊपर उठा लेती है। सोफी बताती है कि ग्रेट हीरो की पावर्स ऐसे अजीबोगरीब कमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके बाद वो नीचे गिरते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा क्रिएट करते हैं। वो ब्लेड को बताते हैं कि वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है और अपना वेट 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। वो उठता है उसे बात करने के लिए और सोफी उसे दिखाते है कि वो टाइम को भी रोक सकती है। ये करने के बाद वो बहुत थक जाते हैं क्योंकि वो अपने पावर्स को सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही यूज कर सकती है। उसकी कहानी सुनने के बाद ब्लेड भी अपनी पहचान छुपा नहीं पाता और सोफी को बताता है कि वो कभी वही ग्रेट हीरो हुआ करता था, लेकिन अब उसके पास कोई पावर्स नहीं बची है। वो सोफी को बताता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने का जिम्मेदार वो खुद है। ब्लेड महसूस करता है कि उसकी पावर्स एक श्राप जैसे है जो उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं देती। 3 साल की उम्र से ही वो मॉन्स्टर से लड़ता आया है मरने तक, और जितने लोगों को बचा सका बचाता गया, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसे नफरत करते थे क्योंकि वो सबको नहीं बचा सका। ब्लेड रोते हुए अपना भयानक पास्ट याद करता है और सोफी उसके पास भाग के आती है। कहते हैं कि उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि उसने शहरों में कई लोगों को देखा है जो हीरो की वजह से बचे हैं, लेकिन फिर भी ये बात ब्लेड को बेहतर महसूस नहीं करवाती। लेकिन जब सोफी कहती है कि उसे खुशी है कि वो एक आर्टिफिशियल हीरो है और वो ब्लेड जैसा बनना चाहती है, तो ब्लेड अपने ट्रॉमा से एकदम उभर जाता है। फिर ब्लेड और सोफी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के राज कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। अगले दिन जब ब्लेड अर्नेस्ट और सोफी के साथ लंच कर रहा होता है, उसके बाकी दोस्त भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होते क्योंकि उन्हें एडवांस क्लास में प्रमोट कर दिया गया होता है, जहाँ वो अपने मन से कपड़े पहन सकते हैं। अर्नेस्ट बताते हैं कि किंग ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक मैजिकल बीस्ट स्कूल में लाने वाले हैं, लेकिन ब्लेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक स्कूल की बिल्डिंग हिलने लगती है और ब्लेड समझ आता है कि मैजिकल बीस्ट आ चुके हैं। वो अपना खाना हाथ में लेकर तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि एक ड्रैगन कंट्रोल से बाहर हो गया है। सब लोग उसे डर रहे होते हैं, लेकिन ब्लेड सीधा उछलता है और सिर्फ एक ही मुक्के से उसे नीचे गिरा देता है। वो अपने दोस्तों को तसल्ली देता है कि ये ड्रैगन एक बच्चा है जो भूखा है, इसीलिए गुस्सा कर रहा है। वो अपना खाना ड्रैगन को दे देता है और उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी उसे पता चलता है कि सब लोग उसे घूर रहे हैं। ब्लेड को समझ आता है कि ड्रैगन को एक ही हिट में हरा देना लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है और सब लोग उसे दूरी बनाने लगते हैं। तभी वो बेबी ड्रैगन चमकने लगता है और एक लड़की में बदल जाता है। ड्रैगन लड़की सीधा ब्लेड पर कूद पड़ते है, उसे जोर से पकड़ लेते हैं और उसे पापा कहकर बुलाते हैं। ब्लेड को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि ये लड़की ही ड्रैगन है। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि वो ड्रैगन कहाँ गया। जब सोफी और अर्नेस्ट उसे बताते हैं कि ड्रैगन ने अपना फॉर्म चेंज किया है, तो वो हैरान रह जाता है। ड्रैगन लड़की फिर से उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसने 10 सेकंड तक चुप रहने की कोशिश की, इसीलिए अब वो उसके साथ खेलना चाहती है। ब्लेड के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो उसे अपनाता है और उसका नाम रखता है कू। अगले दिन अर्नेस्ट जेलस फील करती है जब कू ब्लेड की गोद में बैठी होती है और उसे खाना खिलाने को कह रही होती है। एक और लड़की कू को खिलाना चाहती है, लेकिन कू उसे डरा कर भगा देते हैं क्योंकि वो कमजोर लोगों से बात नहीं करना चाहते। बाद में प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान कू ब्लेड से मिलने आती है और वो उसे ट्रेनिंग में साथ आने के लिए कहता है। कू काफी एक्साइटेड होती है कि वो अपने पापा के साथ ट्रेन करेगी, लेकिन तभी ब्लेड के दोस्तों का ग्रुप उसे घेर लेता है क्योंकि सबको एक ही ग्रुप में डाला गया होता है। जब कू देखते हैं कि ब्लेड उन सब पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो वो नाराज हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो कुछ स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनके साथ ज्वाइन कर ले, लेकिन कू बस भाग जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके लायक नहीं है। ब्लेड तुरंत उसे ढूंढ लेता है और उसे डिनर पे ले जाता है। बाद में कू आराम से सो रही होती है, तब अर्नेस्ट ब्लेड से मिलने आता है। वो बताते हैं कि उसने पता लगाया है कि कू क्यों ब्लेड को अपना पापा मानते हैं। वो कहता है कि ड्रैगन्स अपने बच्चों को उनके जन्म के तुरंत बाद धमकाते हैं और बच्चे उनके आसपास सेफ फील करने लगते हैं क्योंकि वो उनकी पावर को फील करता है। इस केस में कू ने ब्लेड की भयंकर ताकत देखी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उसका पापा है। ब्लेड को लगता है कि कू ने अपने असली पेरेंट्स को कभी नहीं देखा, इसीलिए अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुन के अर्नेस्ट कुछ नहीं कह पाते और कहता है कि वो ड्रैगन लड़की का ध्यान अच्छे से रखे। जब ब्लेड अपने रूम में लौट कर आता है तो देखता है कि कू अपने बेड से गायब है
वो उसे रूफटॉप पर चांद की तरफ देखते हुए ढूंढ लेता है। ब्लेड सोचता है कि शायद वो अकेली फील कर रही है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो दोस्त बनाना चाहते हैं। कू कहते हैं कि ड्रैगन्स बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें दोस्तों की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर वो ब्लेड से चिपक जाते हैं और कहते हैं कि उसे बस अपने पापा की जरूरत है। अगले दिन ब्लेड कू को किंग के पास छोड़ देता है, क्योंकि सिर्फ वही उसे संभालने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन किंग की चिपचिपी दाढ़ी से इरिटेट होकर कू वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लेड पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लगता है और उसे एक रूम में खेलते हुए पाता है। वो टॉयज बना के उनसे खेल रहे होते हैं, जिनमें ब्लेड, अर्नेस्ट, सोफी और उसके दूसरे दोस्तों के वर्जन्स होते हैं। वो उन सब का ख्याल रखने का नाटक करते हैं और उनकी आदतें परफेक्टली कॉपी करते हैं। लेकिन बस यही नहीं है, उसने उन स्टूडेंट्स के नाम भी याद कर लिया है जो उसने स्कूल में देखे थे, जिनमें से ब्लेड को तो आधा भी नहीं पता। ब्लेड को रियलाइज होता है कि कू सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और उसे बुरा लगता है कि उसने पहले ये नहीं समझा। वो उदास होकर अपने रूम से बाहर निकलता है और अर्नेस्ट उसे ऐसे देखता है जैसे उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो। ब्लेड दीवार से अपना सर टकराने लगता है और अर्नेस्ट उसे रोक लेते हैं। वो उसे पूछते हैं कि उसे क्या परेशानी हो रही है, तो ब्लेड बताता है कि कू को दोस्तों की जरूरत है, लेकिन वो किसी को अपना बराबर तब तक नहीं मानती जब तक वो उसे हरा ना दे। उसे लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अर्नेस्ट उसे कहते हैं कि इतना दुखी मत हो और अपने दोस्तों से मदद मांगो। अगले दिन ब्लेड और अर्नेस्ट प्रैक्टिस एरिना में जाते हैं और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कू से लड़े और उसे हराए। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी ब्लेड और अर्नेस्ट दोनों उनके सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। सोफी और ब्लेड के बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी कू को लेके चिंता में है। बाकी स्टूडेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वो मान जाते हैं कि वो ड्रैगन लड़की से लड़ेंगे। बाद में सभी स्टूडेंट्स एरिना में इकट्ठा होते हैं कू से लड़ने के लिए, जो अब अपने ड्रैगन फॉर्म में होते हैं। किंग भी ये सब देखने के लिए आता है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या अगर वो ड्रैगन लड़की उन स्टूडेंट से हार जाते हैं तो वो इंसानों को एक्सेप्ट करेगी। किंग कहता है कि सब ठीक रहेगा, क्योंकि इंसान ड्रैगन से इतने कमजोर होते हैं कि एक ग्रुप में मिलकर एक ड्रैगन से लड़ना कोई चीटिंग नहीं है। उसके बाद अर्नेस्ट अपनी तलवार निकालते हैं और स्टूडेंट्स को कमांड देते हैं कि वो बैटल के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही उन पर अटैक करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो सीधा भाग जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट कमांड संभालते हैं और ड्रैगन पर अटैक करते हैं। साथ ही दूसरे स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन में रहने के लिए चिल्लाते हैं। उसके कमांड पर स्टूडेंट्स कू को दोनों साइड से घेर लेते हैं और उस पर एक्सप्लोसिव एरो से फायर करते हैं, लेकिन उनके अटैक्स ड्रैगन के लिए काफी कमजोर होते हैं। कू बस अपनी पूंछ से उन सबको दूर फेंक देते हैं। जब कू एरिना के एक कोने में किसी स्टूडेंट की धुलाई कर रहे होते हैं, तो हीलर्स दूसरे कोने में इंजर्ड स्टूडेंट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लेड बैल्कनी से ये सब देख रहा होता है। तब किंग उसके पास आकर कहता है कि स्टूडेंट्स ये लड़ाई हार जाएंगे। तभी कू कुछ देर के लिए फायर बंद कर देते हैं और उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही सोफी और अर्नेस्ट एक कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं। वो थोड़ा डैमेज जरूर पहुंचाता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि ड्रैगन को नीचे गिरा सके। लेकिन ये स्टूडेंट्स का असली प्लान था ही नहीं। जैसे ही कू उनके अटैक से रिकवर कर रहे होते हैं, उसे अचानक महसूस होता है कि जमीन उसके नीचे से खिसक रही है और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। राजा कहता है कि ये थोड़ा चीटिंग लग रहा है, लेकिन ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप पहले से सेट नहीं किया गया था। भाला चलाने वाला स्टूडेंट लियोनार्ड ने फाइट के दौरान वो गड्ढा खोदा था। ब्लेड जानता है कि असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ कू पर चार्ज करते हैं, लेकिन वो अपनी फायर ब्रेथ से उन सबको दूर रखते हैं। अर्नेस्ट अपनी डीमन स्वॉर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अंदर का डीमन एस्मोडियस अब थक चुका है, क्योंकि उसका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। अर्नेस्ट घंटा भी उसके बारे में चिंता नहीं करते और एक पावरफुल अटैक कू पर लॉन्च करते हैं। उसके तुरंत बाद लियोनार्ड अपने ड्रिल लेंस से अटैक करता है, लेकिन उसका हमला ड्रैगन की मोटी स्किन को पार नहीं कर पाता। कू सिचुएशन से बचने के लिए उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्नेस्ट ऊपर से उस पर अटैक कर देते हैं और उसे वापस जमीन पर गिरा देते हैं। फिर सोफी अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करते हैं और अपने हाथ को 1000 गुना ज्यादा भारी कर लेते हैं और ड्रैगन के पेट पर एक धमाकेदार पंच मार देते हैं। ब्लेड सोचता है कि अब उनका मौका है और वो अर्नेस्ट से कहते हैं कि फाइट खत्म करे। चाहे एस्मोडियस उसे रुकने की विनती करता है, लेकिन अर्नेस्ट उसके एक भी नहीं सुनते। वो उसकी पूरी पावर निकाल लेते हैं और एक बड़ा सा फायरबॉल बनाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस तक पहुंचाते हैं और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। अर्नेस्ट उस फायरबॉल का साइज और बड़ा कर देते हैं और उसे कू पर छोड़ देते हैं। कू महसूस करते हैं कि अब तो वो गई काम से। फायरबॉल उससे टकराता है और एक बड़े धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। कुछ ही पलों बाद कू वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो हार गई और उसे लगता है कि अब उसका पापा यानी ब्लेड उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो कमजोर है। ब्लेड उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो कहता है कि कू कमजोर नहीं है, बस इंसान तभी ज्यादा ताकतवर होते हैं जब अपनी ताकतों को एक साथ मिलाते हैं। ब्लेड कहता है कि अब जब कू हार चुके हैं तो उसे अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबको अपने दोस्त के रूप में एक्सेप्ट करने में। कू थोड़ा घबराते हुए सबसे पूछते हैं कि क्या वो उसके दोस्त बनेंगे और सब लोग खुशी खुशी हाँ कहते हैं। कुछ दिन बाद राजा एरिना में आता है और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नई ट्रेनिंग मेथड पर काम शुरू करता है। वो इसे वर्चुअल रियलिटी कहता है और सब लोग फैसिलिटीज के कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ ब्लेड
के दोस्त कैफेटेरिया में कू के साथ मजाक कर रहे होते हैं और उसे खाना खिला रहे होते हैं। ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट ने एक रात में तकरीबन 40 किलो का वजन बढ़ा लिया है और कहता है कि वो अलग लग रही है। उसके सभी दोस्त उसे खूबसूरत कहते हैं और बोलते हैं कि वो इतना खराब इंसान है जो एक लड़की को उनकी बॉडी के लिए जज कर रहा है। लेकिन ब्लेड अपनी बात पर बना रहता है और सीधा बोल ही डालता है कि अर्नेस्ट मोटी हो गई है। अर्नेस्ट रोते हुए चिल्लाता है कि वो एक पागल है और भाग जाते हैं। सोफी और बाकी लड़कियां ब्लेड से कहती है कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है और ये अर्नेस्ट के साथ उसकी दोस्ती के लिए दी एंड हो सकता है। ब्लेड को समझ नहीं आता कि उनका मतलब क्या है जब तक 3 दिन गुजर जाते हैं और अर्नेस्ट अपने रूम में लॉक रहते हैं। तब ब्लेड घबरा जाता है और महसूस करता है कि कहीं वो उसकी दोस्ती खो ना दे, इसीलिए वो तुरंत माफी मांगने के लिए दौड़ता है। लेकिन लड़कियां जानती है कि उसे अभी तक समझ ही नहीं आया कि उसने गलती क्या की है और वो अर्नेस्ट को और ज्यादा गुस्सा कर देगा, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे। वो सब अर्नेस्ट के रूम तक पहुंचते हैं और जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो उसे तोड़ देते हैं। रूम अंधेरा होता है और अर्नेस्ट एक कोने में बैठी होती है, अजीब से रोते हुए आवाजें निकाल रही होती है। सब उसकी कंडीशन देखकर परेशान होते हैं। तभी कू कुछ टेस्टी सा स्मेल महसूस करते हैं और तुरंत अर्नेस्ट की तरफ उछल जाते हैं। ब्लेड लाइट ऑन करता है और देखता है कि अर्नेस्ट और भी ज्यादा मोटी हो गई है और वो स्विच इस तरह खा रही है जैसे कल का कोई भरोसा ना हो। अर्नेस्ट रोते हुए बताते हैं कि जब से उसकी कू से लड़ाई हुई है तब से उसे हमेशा भूख लगती रहती है और वो डेजर्ट्स खाने से खुद को रोक नहीं पाई। ब्लेड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ इतना पूछता है कि क्या वो अब उसकी दोस्त नहीं रही। अर्नेस्ट जवाब देते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए रूम में छुपी थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी खासकर ब्लेड उसे इस हाल में देखे। ये सुनकर ब्लेड खुश हो जाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन लड़कियां उसे रोक लेती है और कहते हैं कि उसे अर्नेस्ट से माफी मांगनी चाहिए ताकि अर्नेस्ट अच्छा महसूस करे। ब्लेड को समझ नहीं आता कि क्या करे। तब लियोनार्ड उसे दिखाता है कि कैसे माफी मांगी जाती है, लेकिन वो तुरंत ही मुक्का खा के उड़ जाता है। उसके बाद ब्लेड अर्नेस्ट से कहता है कि उसे अपने डेजर्ट एडिक्शन के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है और उसे याद दिलाता है कि उसके दोस्त हमेशा उसके साथ है। अर्नेस्ट ये सुनकर खुश हो जाती है। अगली सुबह ब्लेड अर्नेस्ट की वेट लॉस ट्रेनिंग शुरू करता है। अर्नेस्ट को काफी मुश्किल होती है क्योंकि उसके बॉडी पर 50 किलो तक की चर्बी होती है, लेकिन वो मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलती। लंच में बहुत कम खाना खाने के बाद भी और 1 घंटे की सोना ट्रीटमेंट के बाद भी वो अच्छा महसूस नहीं करते। जब वो सोना से बाहर निकलते हैं तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो ओइंग मशीन पे जाके चेक करे। जैसे ही वो उस पर खड़ी होती है मशीन टूट जाती है। तब उसे समझ आता है कि नॉर्मल तरीके से इस प्रॉब्लम का हल नहीं है। अगले दिन वो एरिना में जाके ब्लेड से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि अब वो कुछ एक्सट्रीम करने वाली है। ये कहकर वो अपने डीमोनिक स्वॉर्ड निकालते हैं और एस्मोडियस को कमांड देते हैं कि वो उसके शरीर को कंज्यूम करके उसे अपनी शक्ति दे। उसका शरीर आग से थक जाता है और ब्लेड बस उस बड़े से फ्लेम पिलर को देखता रह जाता है जब अर्नेस्ट उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। सोफी और बाकी लोग भी एरिना की तरफ भाग के आते हैं और कुछ देर बाद अर्नेस्ट सबके सामने एक फायर डीमन के रूप में दिखाई देते हैं। सभी को डीमन एस्मोडियस की आवाज सुनाई देती है जो अर्नेस्ट के अचीवमेंट की तारीफ करता है। वो अर्नेस्ट से पूछता है कि इतनी महाशक्ति के साथ वो किसे जलाना चाहते हैं। अर्नेस्ट जवाब देते हैं कि वो अपनी चर्बी जलाना चाहता है क्योंकि उसने ये सब सिर्फ अपनी वेट लॉस के लिए किया है। एस्मोडियस हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि अर्नेस्ट ने सही फैसला लिया क्योंकि इस भयंकर फॉर्म में रहना हर घंटे 1 मिलियन कैलोरीज कंज्यूम करता है। अर्नेस्ट हंसकर कहते हैं कि अब उसे महीनों तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वो कमजोर महसूस करने लगते हैं क्योंकि उसकी काफी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है। वो गिर जाते हैं और उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अर्नेस्ट कहते हैं कि उसे भूख लगी है और वो बीस्ट मून में चले जाते हैं जहाँ वो कुछ भी खा जाने को तैयार होते हैं, अपने दोस्तों को भी। अर्नेस्ट अटैक करते हैं, लेकिन ब्लेड अपने स्पेशल मूव का एकदम हल्का सा वर्जन यूज करता है और अपने अटैक के विंड प्रेशर से उसका आग बुझा देता है। वो अर्नेस्ट के पास जाता है जो अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गए होते हैं और जब वो आंखें खोलते हैं तो ब्लेड उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अर्नेस्ट अब तक सबक नहीं सीखी होते और उसी रात फिर से एक राक्षस की तरह खाना शुरू कर देते हैं। उसके दोस्त समझ आता है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों बाद ब्लेड एक रूटीन चेकअप के लिए स्कूल डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसकी हालत बेहतर हो रही है, लेकिन अगर उसने अपनी असली शक्ति का 30% से भी ज्यादा यूज किया तो वो तुरंत मर जाएगा। वापस क्लासरूम जाते वक्त उसका दोस्त क्लेयर उसे एक शाय और पढ़ाकू लड़की से मिलवाता है जिसका नाम मारिया होता है। ब्लेड को याद आता है कि वो मारिया से उस वक्त मिला था जब स्टूडेंट्स ने कू के खिलाफ लड़ाई की थी। उसे याद आता है कि कैसे मारिया बार बार गिर रही थी और फायर बॉल्स गलत डायरेक्शन में छोड़ रही थी। बेचारी लड़की उसकी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटने के बाद काफी हर्ट फील करते हैं। मारिया ब्लेड से एक मदद मांगते हैं, अगर कभी वो अपने पावर्स पे कंट्रोल खो दे तो ब्लेड उसे मार दे। ब्लेड के सभी दोस्त इस बात को सुन लेते हैं और मारिया सबको बताती है कि वो एक प्योर इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमन डीमन हाइब्रिड है। ब्लेड तो पहले से ही ये महसूस कर चुका होता है, इसीलिए मारिया उसे सब कुछ बताने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तभी उसका चाय का कप टूट जाता है और चाय तुरंत भाप में बदल जाता है। वो सबसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जब भी उसका कंट्रोल खो जाता है ऐसा होता है। मारिया कहते हैं कि जब से उसका कू से फाइट हुआ है
तब से वो अपने पावर्स पे कंट्रोल रखने में फेल हो रही है। ब्लेड कहता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमंस का स्पिरिचुअल पावर डीमंस के मैजिक से अलग होता है, और जब मारिया स्पिरिचुअल पावर से भर गई थी तब उसका मैजिक सर्किट डैमेज हो गया था। मारिया ये बात कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि अगर इसके असली पावर्स कभी बाहर आए तो उसे तुरंत रोका जाए। वो कहते हैं कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके माँ बाप मर चुके हैं और उसका अपना घर भी नहीं है। वो ब्लेड से मदद मांगते हैं और ब्लेड तुरंत हाँ कर देता है। उसके बाद उसके सभी दोस्त भी हाँ बोल देते हैं। बाद में ब्लेड सबको एरिना ले जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि कंट्रोल से छेड़छाड़ करके एरिना को सबसे पावरफुल मैजिक बैरियर से थक दो। अर्नेस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ब्लेड बिना परमिशन के स्कूल प्रॉपर्टी पर घुस आया है, लेकिन ब्लेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा मारिया की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि अपनी छुपी हुई पूरी ताकत बाहर निकाले। मारिया मना कर देती है, लेकिन ब्लेड उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। फिर भी मारिया कहते हैं कि वो अपने पावर्स रिलीज नहीं कर सकते। तब अर्नेस्ट उसे याद दिलाती है कि कैसे उसकी भी मदद ब्लेड नहीं की थी जब वो अपने अंदर के डीमन से लड़ रही थी। ये सुन के मारिया फाइनली मान जाती है। वो अपने मैजिक आर्टिफैक्ट्स को एक एक करके डिसेबल करते हैं। हर ब्रेसलेट उसकी पावर को आधा कर देता है और उसका नेकलेस उसकी पावर को 10 गुना तक घटा देता है। अर्नेस्ट तुरंत महसूस करते हैं कि मारिया अब अपने ओरिजिनल फॉर्म से 107 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मारिया के पास पहुंचने लगते हैं, एक तेज हवा का झोंका उसे पीछे उड़ा देता है। मारिया फिर जोर से चीखती है और कहने लगती है कि उसके अंदर का डीमन बाहर आ रहा है। ब्लेड उससे कहता है कि सब कुछ बाहर निकाल दो और अपने दोस्तों पर भरोसा रखो। मारिया ब्लेड की बात मान लेती है और वो डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही ब्लेड उसके सर पर एक अजीब सा निशान देखता है, उसे समझ आता है कि मारिया कोई आम डीमन नहीं है, बल्कि वो खुद डीमन लॉर्ड का दूसरा जन्म है। मारिया तुरंत इस बात को कंफर्म करते हैं और हंसकर कहते हैं कि सब उसके सामने झुक जाए क्योंकि डीमन किंग अब लौट चुकी है। अर्नेस्ट बिना देर किए अपने फायर डीमन मोड में चली जाते हैं और मारिया पर अटैक करते हैं, लेकिन मारिया उसे एक ही थप्पड़ में उड़ा देती है। लियोनार्ड तुरंत मारिया की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी उंगली हिला के उसे हरा देते हैं। सोफी और को डिसाइड करते हैं कि अब उनकी बारी है। सोफी मारिया की तरफ जंप करते हैं और उसे पकड़कर अपना सबसे पावरफुल ग्रेविटी मैजिक यूज करते हैं, जबकि कू ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सोफी मारिया को जमीन पर गिराकर उसे हिलने नहीं देते, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो बेहोश हो जाते हैं। तब तक कू अपनी फायर ब्रेथ चार्ज करके फुल पावर में अटैक करते हैं, लेकिन मारिया उसका अटैक पकड़ के उसी पर वापस कर देती है। कू भी बाकी सबकी तरह हार जाते हैं। ब्लेड अब बहुत गुस्से में है। वो मारिया पर अटैक करते हैं जब वो डिक्लेयर करते हैं कि ब्लेड से निपटने के बाद वो पूरे किंगडम को तबाह कर देगी। ब्लेड उसे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। मारिया पहले मजाक समझते हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ब्लेड उसे मारने का इरादा नहीं रखता। वो उससे कहते हैं कि सीरियसली लड़े, वरना वो उसे सही में मार देगा। फिर वो अपना विंड मैजिक यूज करके ब्लेड को बैरियर तक फेंक देती है। ब्लेड फाइनली अपनी तलवार निकालता है और मारिया पर फिर से अटैक करता है, लेकिन मारिया उसके हर अटैक का आसानी से सामना करती है। ब्लेड कुछ कदम पीछे जाता है, तब मारिया आसमान में उड़ जाते हैं और काउंटर अटैक के लिए फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड मुश्किल से उसे अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन तलवार ज्यादा डैमेज नहीं सह पाती और टूट जाते हैं। मारिया इम्प्रेस्ड होती है कि वो अब तक जिंदा है। इसी बीच अर्नेस्ट होश में आते हैं और ब्लेड के पास जाकर उससे कहते हैं कि उसकी डीमनिक स्वॉर्ड यूज करे। ब्लेड तलवार उठाता है और डीमन एस्मोडियस उसे कहता है कि ये उसके नियम के खिलाफ है, लेकिन अपने मास्टर के ऑर्डर के कारण वो ब्लेड की सेवा करेगा। मारिया बोलती है कि ब्लेड के हाथ में काफी जबरदस्त तलवार है और अब लड़ाई और भी ज्यादा मजेदार होगी, लेकिन ब्लेड कहता है कि वो इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म कर देगा। वो अपने स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करता है और उसे तलवार में भर देता है। एस्मोडियस घबरा जाता है क्योंकि वो इतने पावर को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन ब्लेड उसे डांट के कहता है कि रोना बंद करे। ब्लेड अपनी पावर को डीमन की फ्लेम के साथ मिलाता है और एक शक्तिशाली फायर स्लैश करके मारिया पर अटैक करता है। मारिया एक शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि इतना काफी नहीं है एक डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, लेकिन अचानक उसका शील्ड क्रैक होने लगता है। ब्लेड की ताकत से वो दब जाते हैं। वो पूछते हैं कि वो कौन है, तो ब्लेड कहता है कि अभी तो बस वो सिर्फ एक आम स्टूडेंट है। उसका अटैक मारिया का शील्ड पूरी तरह से तोड़ देता है और उससे निकला शॉक वेव एरिना के चारों तरफ लगे बैरियर को भी तोड़ देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और ब्लेड खुश होता है कि कोई नहीं मरा, लेकिन उसने इस लड़ाई में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल में आँख खोलता है, डॉक्टर तुरंत उसके पास भाग के आते हैं। वो ब्लेड को गले लगाकर रोता हुआ कहती है कि वो लगभग मर गया था, अगर वो 1 मिनट भी लेट होती तो ब्लेड इस दुनिया में नहीं होता। वो ब्लेड को डांटने लगती है और याद दिलाते कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी जिंदगी को फिर से खतरे में नहीं डालेगा। ब्लेड माफी मांगता है उसे परेशान करने के लिए। फिर वो पूछता है कि सब लोग कैसे हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि सब सेफ है, मारिया भी। अगले दिन जब ब्लेड स्कूल जाता है तो देखता है कि डीमन किंग वर्जन वाली मारिया के ऑलरेडी बहुत सारे फैंस बन चुके हैं। वो उसे ग्रीट करता है और लगभग सबके सामने उसे ग्रेट हीरो कह देता है, लेकिन वो उसे रोकती है उसका राज खुलने से। मारिया का प्लान होता है कि वो इस बात का फायदा उठाकर ब्लेड को ब्लैकमेल करेगी और ब्लेड उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे। मारिया जवाब देते है कि उसे मारिया कहकर मत बुलाओ क्योंकि वो अब एक अलग इंसान
इंसान है। जब ब्लेड उसे उसका नाम पूछता है तो वो कहते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है। वो चली जाते हैं और जब ब्लेड देखता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हो रही है तो वो अपने दोस्तों के साथ किंग के पास जाता है। किंग बताता है कि उसे पहले से मारिया की असली पहचान पता थी, फिर भी उसने उसे स्कूल में एडमिशन दिया। किंग ये भी बताता है कि मारिया की माँ एक इंसान थी जो अब मर चुकी है और उसका फादर था डीमन किंग जो अब कहाँ है किसी को नहीं पता। ब्लेड को कुछ बुरा फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो डीमन किंग से अपनी पुरानी लड़ाई याद करता है। बाद में सब देखते हैं कि मारिया का डीमन लॉर्ड वाला रूप स्कूल में काफी पॉपुलर हो गया है और उसे माओ का निकनेम मिला है। ब्लेड के फ्रेंड्स मानते हैं कि वो बहुत डेंजरस है, लेकिन अर्नेस्ट कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किंग ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। माओ खुद कहते हैं कि उसकी सारी पावर सील कर दी गई है, इसीलिए अब वो एक आम लड़की से ज्यादा और कुछ नहीं है और इसीलिए उसके पास स्कूल अटेंड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो अर्नेस्ट और बाकी लड़कियों के साथ भी फ्रेंडली हो जाते हैं और कहते हैं कि एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीना उसके लिए काफी एक्साइटिंग लग रहा है। को अभी भी उससे डर रही होती है और अपने पापा के पीछे चिपक जाते हैं। माओ ब्लेड से कहते हैं कि वो कभी भी उसके साथ रीमैच करने के लिए रेडी है। फिर वो अपने लड़कियों के ग्रुप के साथ निकल जाते हैं। क्लेयर सोचते हैं कि मारिया और माओ अलग अलग पर्सनैलिटीज है। वो हैरान होती है कि मारिया ने तब से अपने आप को क्यों नहीं दिखाया जब से माओ सामने आई है और वो अपने दोस्त के लिए परेशान होती है। रात को जब ब्लेड कू को सुलाकर आता है तो उसे अपनी विंडो खुलती हुई सुनाई देती है और देखता है कि माओ बाहर खड़ी है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो माओ कहते हैं कि वो उसके साथ एक डेट पर जाना चाहते हैं। ब्लेड का मूड नहीं होता, लेकिन माओ उसे उठाकर ले जाते हैं और उसे चांद दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मारिया हमेशा जमीन की तरफ देखती थी, इसीलिए कभी भी उसने चांद की खूबसूरती को नहीं देखा, लेकिन माओ कुछ अलग करना चाहती है। ब्लेड माओ से उसकी उम्र पूछता है तो वो कहते हैं कि उसे अपने होश में आए अभी 5 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती कि ब्लेड उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करे। वो अपनी थर्ड की वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ब्लेड का कोई रिएक्शन नहीं आता तो माओ थोड़ा दुखी होकर कहते हैं कि वो सिर्फ इस स्कूल में इसीलिए है क्योंकि वो अब भी उस ग्रेट हीरो से जुड़ी हुई है जिसने उसे हरा दिया था। वो बताते हैं कि वो भी एक आम मैजिकल बीस्ट की तरह ही है जो सिर्फ ताकत के लिए तरसते हैं। इसी वजह से वो ब्लेड का सम्मान करते हैं और उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चाहे ब्लेड अब पहले से कमजोर हो चुका है, फिर भी उसे वो अब भी पसंद है। माओ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ब्लेड थोड़ा घबरा जाता है। माओ अपने शब्दों को दोहराते हैं और कहते हैं कि उसे अपने इमोशंस का पूरा मतलब नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ब्लेड के साथ ज्यादा समय बिताए। ब्लेड जवाब देता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्यार भरी बातों से बेहतर है कि वो एरिना चले और एक अच्छा फाइट करे। माओ कहते हैं कि ब्लेड अभी उसके साथ लड़ने की हालत में नहीं है और वो खुद भी अपने मैजिकल नेकलेस को हटा नहीं सकती जो उसकी पावर्स को कंट्रोल करता है। माओ बताती है कि मारिया की कॉन्शियसनेस अभी भी उसके अंदर छुपी हुई है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी पावर सीली रहे। ब्लेड मारिया के बारे में और जानना चाहता है। माओ बताती है कि मारिया एक शांत और डरपोक लड़की थी जिसके दिल में कई सारे नेगेटिव फीलिंग छुपी थी। उसे बचपन से ही बहुत भेदभाव और बुली का सामना करना पड़ा क्योंकि वो एक डीमन थी। चाहे उसकी माँ ने उसके फादर में यकीन किया था, मारिया ऐसा नहीं कर पाई और जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। मारिया सोचती थी कि क्या उसका फादर वाकई में एक अच्छा इंसान था और आखिर में उसने अपने सारी बदकिस्मती का दोष अपने फादर को दे दिया। माओ कहते हैं कि वो एक इमोशन है जो इस बेचारी लड़की को उसके मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए पैदा हुआ था। हो सकता है कि मारिया अब कभी भी अपने शरीर पर कंट्रोल वापस ना पाए। कुछ दिन बाद ब्लेड के ग्रुप के पास रिसर्च क्लब के एक दोस्त एलिजा आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो नेकलेस माओ पहनती है वो कोई सीलिंग आर्टिफैक्ट नहीं है। वो इस बात की पूरी गारंटी देती है और जो उसने डिस्कवर किया है वो सब समझाती है। एलिजा को लगता है कि वो नेकलेस असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ है उस इंसान का जिसने उसे दिया था। माओ को याद आता है कि वो नेकलेस मारिया को उसके माँ ने दिया था। एलिजा वार्न करते हैं कि अगर वो रिकॉर्डिंग चलाए तो हो सकता है कि मारिया वापस आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि माओ की एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो इस आइडिया से काफी एक्साइटेड होती है और इसके बावजूद रिकॉर्डिंग प्ले करने की परमिशन दे देते हैं। जैसे ही एलिजा डिवाइस एक्टिवेट करता है, क्लेयर कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि मारिया की 2 पर्सनैलिटीज में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकती है, लेकिन माओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेकलेस का एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है और माओ उसे खोलते हैं। उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जो डीमन किंग का आखिरी मैसेज होता है उसके वाइफ के लिए। वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है कि उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन कहता है कि ये जरूरी है क्योंकि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना है। वो कहता है कि जब तुम प्रेग्नेंट हो तब मैं तुम्हें अपनी इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकता और वो उसे कहता है कि जब उनका होने वाला बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे बता देना कि उसका फादर मर चुका है। आखिर में डीमन किंग कहता है कि चाहे वो मर भी जाए लेकिन वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे से हमेशा प्यार करता रहेगा। मैसेज यही खत्म हो जाता है और माओ रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल से अपने शरीर पर कंट्रोल कर पा रही है और बहुत जल्द मारिया वापस कंट्रोल ले लेगी। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मारिया का नाम पुकारो ताकि वो लौट सके और ये भी कहते
है कि उन्हें उसकी मौत के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। सब लोग जोर से मारिया का नाम लेते हैं और तुरंत ही माओ घुटनों पर गिर जाते हैं। उसके पर्सनालिटी बदल जाते हैं। क्लेयर और एलिजा रोते हुए